हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारी पहली सवाल की तरफ। हमारी जो पहली सवाल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस के ऊपर है, जिसको हम लोग बॉक्स फंक्शंस भी कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि 0 to 2 इंटीग्रेशन की लिमिट पे एक्स स्क्वायर बॉक्स फंक्शन की dx पे वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो बॉक्स फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैं सिंपल एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको पहले, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। बॉक्स फंक्शन मान लीजिए x है और x का वैल्यू मान लीजिए 2.1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि नंबर लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह जाते हैं। 2.1 आपका कहाँ पे आएंगे, इस तरह से बीच में कहीं आएंगे 2.1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या है कि उससे पहले बिफोर वैल्यू पे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, तो बड़ा इंटीजर क्या है, 2 है, तो 2 उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब हम लोग इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो इस तरह की बॉक्स फंक्शन में जब भी आए तो 0 से 2 के लिमिट के बीच में हम लोगों को लिमिट में ब्रेक कर देना है। जैसे 0 to 2 है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, नंबर लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए अगर ले लेते हैं, तो 0 से अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और हम लोग इसको बीच में 3-4 और तोड़ के देख लेते हैं, तो हमारा 2 के बीच में √2 भी आएगा और √3 भी आएगा, ऐसा आएगा, है ना। सो √3 भी आएगा, तो इसके बीच में अगर हम लोग तोड़ के देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो पहले 0 से 1 के बीच में देखते हैं, 0 से 1 के बीच में देखते हैं, तो हमारा क्या आएगा। 0 से 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर अगर 0 बैठा देते हैं, 0 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 बच जाएगा, तो उसका कौन सा आएगा, ये वाला ग्रेटेस्ट। पिछले वाला आता है 0 आता है, इसलिए 0 dx हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद क्या लेना है हम लोग को, 1 से √2 के बीच में लेना है, 1 से √2 के बीच में लेना है। सो 1 से √2 के बीच में अगर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो कौन सा आ रहा है, पहले वाला कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 dx हो जाएगा। उसी तरह से फिर से करेंगे √2 से √3 के बीच में, तो √2 से √3 के बीच में आपका क्या आ रहा है, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो पहले वाला कौन है, छोटा कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 dx आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग करते हैं, सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √3 से 2 के करीब में आ जाएगा। सो √3 से 2 तक में अगर हम देखते हैं, सो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो उससे पहले वाले कौन है, 3 है, तो 3 आपका आ जाएगा। और उसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका x 1 से √2 तक आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2x √2 से √3 तक आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3x √3 से 2 तक आ जाएगा। अगर इसको अगर आप ब्रेक कर देते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो क्या है, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका लिमिट्स में, जैसे आप इसको तोड़ देंगे तो √2 -1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 प्लस 2 × 3 6 माइनस 3√3, ये आ जाएगा आपका। सो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जा रहा है, -1 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, और 2√3 माइनस 3√3 क्या आ जाएगा, -√3। तो आप यहीं से देख सकते हैं 5 आ रहा है, √3 आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, √2 का वैल्यू आप कर सकते हैं -√2, और यहाँ पे क्या है 2√2, तो ये क्या आ जाएगा आपका -√2। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें ही मिला, एक्चुअली ये -√2 होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो 5 -√2 -√3 हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे दूसरी सवाल की तरफ। हमारा जो दूसरा सवाल है वो कॉनिक सेक्शंस के ऊपर है, जहां पे एक कर्व दिया हुआ है। मान लीजिए कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y² = x³ और इस पे एक टेंजेंट है। टेंजेंट कहाँ पे है आपका, m², स्मॉल m² m³ पे है, और उसी पे एक नॉर्मल पास कर रहा है। जो नॉर्मल आपका कहाँ से पास हो रहा है, कैपिटल m² m³ पे पास हो रहा है। ये कैपिटल m² m³ है, और जो टेंजेंट जहाँ पे है वो स्मॉल m² m³ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को निकालने क्या कहा गया है, कैपिटल M इंटू स्मॉल m का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है।
सो हम लोग इसको निकाल के देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन दिया हुआ है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग यहाँ से स्लोप अगर निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो स्लोप हमारा क्या निकल जाता है, डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग स्लोप कहते हैं इक्वेशंस में, कॉनिक सेक्शंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर बाई 2y, यही हो जाएगा हमारा। सो इस टेंजेंट का स्लोप अगर निकालते हैं, इस टेंजेंट का अगर स्लोप निकालते हैं एम स्क्वायर एम क्यूब पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्मॉल एम स्क्वायर एम क्यूब पे अगर निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं m1 होता है। अगर m1 इसका स्लोप ले लेते हैं टेंजेंट का तो क्या हो जाएगा हमारा 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 3m4 हो जाएगा, ठीक है। और 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा मतलब 2y का कितना वैल्यू दिया हुआ है, m क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको कट कुट के निकल जाएगा 3m/2, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसी तरह से अगर हम लोग इसका निकाल लेते हैं, अगर नॉर्मल्स का हम लोग अगर निकाल लेते हैं स्लोप एट m कैपिटल M स्क्वायर और m क्यूब पे, तो वहां पे अभी हमारा कुछ वैल्यू देंगे। सो उसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या देगा हमारा, यहाँ पे हम लोग इस साइड में कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको साइड में कर लेते हैं तो क्या देगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, मान लीजिए इसको m2 मान लेते हैं। सो स्लोप का क्या है, कैपिटल M स्क्वायर में दिया हुआ है। सो कैपिटल M स्क्वायर में क्या हो जाएगा 3, उसी तरह से बैठाएंगे 3m4 हो जाएगा बाई 2 कैपिटल M क्यूब हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा 3m/2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, the slope of a tangent and normal are perpendicular to each other, so perpendicular to each other होने की वजह से क्या हो जाएगा m1 m2 का जो वैल्यू होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1। सो वहां पे हम लोग वैल्यू बैठा करके निकाल लेंगे m और कैपिटल M और स्मॉल। सो m1 का वैल्यू हमारा क्या है, m1 का वैल्यू हमारा क्या है, क्या 3m/2, 3 स्मॉल m/2, और कैपिटल m2 का वैल्यू क्या है 3 कैपिटल M/2 इजिकल टू -1। तो यहाँ से 3 × 3 9 हो जाएगा, और 2 2 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और 3 3 9 नीचे आ जाएगा तो /4 9। तो यहाँ पे स्मॉल m इंटू कैपिटल M क्या निकल रहा है -4/9, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। आज का हमारा तीसरा सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और आप लोगों को ये सवाल देख के लगे कि इतनी आसान सवाल भी आ सकती है, क्योंकि ये बोर्ड लेवल की अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है तो वेबजी की सवाल आप आसानी से इस तरह के सवाल कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स p सच दैट मॉड ऑफ p इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ p4 इज 0। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ p4 इज 0 दिया हुआ है, इस टर्म्स को लेकर के हम लोग को काम करनी है। सो यहाँ पे हम लोग लेट लेके करते हैं, लेट p इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, लेट p इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर हम लोग ले लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या है p4 है। सो इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा 2 बार, तभी हमारा p4 आ पाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं, सो फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2i(xy) ये आएगा। सो इसको अगर तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस, और y का वैल्यू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2i(xy) आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया p स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे किसका है, p4 का है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ p4। सो अगेन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। सो अगेन स्क्वायरिंग अगर हम लोग करते हैं, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा p4, अगर इसको एक साथ कर देते हैं a प्लस b का इस तरह से करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2i(xy) का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2i(xy), ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इमेजिनरी पार्ट ऑफ p4 इज 0।
तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर है, आई का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरी रियल पार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आई का टर्म्स नहीं बचेगा, आई का टर्म्स कहाँ बचेगा, यहाँ पे एक आई हो रहा है जहाँ पे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है तो आई रह जाएगा, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो 2x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2i(xy) इजिकल टू 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का कुछ रिलेशन निकल सकता है। सो यहाँ इमेजिनरी पार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आई का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है y इसका इमेजिनरी वैल्यू होता है, तो 2xy हो जाएगा। सो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2, तो क्या हो जाएगा x² इंटू xy मतलब x³ माइनस y³ x इजिकल टू 0। अगर दोनों तरफ फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x³ y इजिकल टू y³ x हो जाएगा। सो यहाँ से अगर इसको कट करते हैं सो x कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो x इजिकल टू अगर लिखते हैं तो प्लस माइनस y निकल जाएगा हमारा। तो x क्या निकल जाएगा हमारा प्लस माइनस y, और y इजिकल टू प्लस माइनस x, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, वेरी गुड। यहाँ से हम लोग का एक्स वाई का वैल्यू अगर निकल गया है, दोनों का इक्वल निकल गया है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, और एक कंडीशन दिया हुआ है मॉड ऑफ पी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी जो है हमारा वो कितना वैल्यू 1 है। सो मैग्नीट्यूड निकालने का अगर पी एक्स प्लस आई वाई है तो उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या निकलता है x² प्लस y², ये रूट में निकलता है, लेकिन यहाँ 1 है तो रूट अगर हट जाता है तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर x इक्वल टू प्लस माइनस y है, अगर ये वैल्यू प्लस वैल्यू अगर एक बार हम लोग यहाँ बैठा देते हैं तो क्या निकल जाएगा हम लोग का 2, अगर मान लीजिए x के जगह पे हम लोग y बैठा देंगे तो 2y² इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पे x भी अगर बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग x इक्वल टू अगर 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड p है वो मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर इसका और क्या निकल रहा है x इक्वल टू y निकल रहा है। अगर इसका ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग तो x इक्वल टू y का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 0 से अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 0 वैल्यू अगर ले लेते हैं हम लोग, मतलब x इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं, सो y का अगर इसमें बैठा देते हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा प्लस माइनस 1 निकल जाएगा, और y का भी वैल्यू अगर बैठा देंगे तो y का भी क्या निकल जाएगा, y का भी प्लस माइनस 1 निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो x का और y का टोटल कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 वैल्यू, यहाँ पे 2 6 वैल्यू, 2 वैल्यू 8 वैल्यू, 8 वैल्यू टोटल आ रहे हैं। यही यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पी सच दैट कितना नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पी हो सकता है कि ये कंडीशन फॉलो होगा, तो कितना नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पी निकल रहा है 1 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है, बस यहाँ पे क्या किया है कॉम्प्लेक्स नंबर को सर्कल्स के साथ रिलेट कर दिया है। सो आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस ऑफ दिस इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म रिप्रेजेंट अ सर्कल। सो यहाँ पे रेडियस क्या होगा ये निकालने बोला है। तो अगर आप लोगों को ये पता होगा कि सर्कल्स का जो इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो कैसा होता है, तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इक्वेशंस क्या होता है हमारा, जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस ए जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 0। अगर ये हमारा सर्कल्स का इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा रेडियस अगर इसमें निकालना होता है तो रेडियस हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे √ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा b के जगह में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, b के जगह में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और a कॉम्प्लीमेंट के जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं जेड कॉम्प्लीमेंट a के जगह पे 2 + 3i आ रहा है। सो a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका रिवर्स में हो जाएगा, मतलब 2 - 3i हो जाएगा, मतलब a जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 + 3i दिया हुआ है, और a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका आ रहा है
2 माइनस 3i और b आपका दिया हुआ है 4। कंपेयर करके अगर निकाल लेते हैं और इक्वेशन में अगर बैठा देते हैं आप लोग डायरेक्टली, सो 2 प्लस 3i और 2 माइनस 3i माइनस 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 माइनस 9, ठीक है, आई स्क्वायर आपका माइनस 4 इस तरह से कुछ हो जाएगा, मैं मुजबानी नहीं करता हूँ, कर देता हूँ आपके लिए, माइनस 9i स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर जो होता है माइनस का माइनस 1 होते हैं, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 क्या आ जाएंगे 9, सो √9 मतलब 3, सो 3 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा 5th सवाल है वो वेक्टर चैप्टर से है, जो मैथमेटिक्स में भी आते हैं और वेबजी में हर साल इससे एक सवाल होता ही है। सो ये सवाल करने से पहले आपको वेक्टर चैप्टर की थ्रो नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप ये सवाल को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब यूनिट वेक्टर इन जेड एक्स प्लेन क्या होगा, जब वो एंगल 45 डिग्री बनाएगा अल्फा के साथ और 60 डिग्री बनाएगा बीटा के साथ। तो जेड एक्स प्लेन में जो हमारा वेक्टर्स है हम उसको मान लेते हैं, हम उसको जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको मान लीजिए लेट गामा जो हमारा जेड एक्स प्लेन में है, तो जेड ओ एक्स प्लेन में है, तो मतलब क्या वहां पे जेड का कुछ वैल्यू होगा और एक्स का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब इस तरह से होगा एक्स आई कैप प्लस जेड की कैप, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जेड एक्स प्लेन की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जा रहा है 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जा रहा है। सो यहाँ पे बोला है ये जेड एक्स प्लेन जो है अल्फा के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि गामा डॉट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ 45, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट से जानते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो गामा का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इजिकल टू गामा का वैल्यू क्या माने हम लोग 1 माने हैं, और अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो यहाँ क्या होगा, इसका रूट हो जाता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एक्स क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा ये 4 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट मतलब 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू कॉस 45 1/√2, और इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, के कैप इंटू के कैप 1 होता है, लेकिन आई कैप इंटू जे कैप 0, मतलब डिफरेंट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लेन में अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 निकल जाता है, मतलब आई कैप इंटू आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स आई इंटू 2i, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और j का कुछ है नहीं तो खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, और z का क्या हो जाएगा माइनस z हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3/√2, ठीक है। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हमारा निकल के आता है। सिमिलरली सेम वे में अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे ये 45 डिग्री से हम लोगों ने किया था, यहाँ पे 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है, बीटा एंगल के साथ बना रहा है 60 डिग्री। सो क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे बीटा का आ जाएगा, तो बीटा क्या है यहाँ पे जे माइनस के कैप है इजिकल टू गामा 1 हो जाएगा, और बीटा का उस तरह से अगर निकालेंगे तो बीटा का क्या आ जाएगा आपका, बीटा का क्या आ जाएगा आपका निकाल के अगर देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, और cos 60 आ जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है √3, cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है। सो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको x से x, तो x का तो कुछ पार्ट रहेगा नहीं और j का भी कुछ पार्ट नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा j माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे इजिकल टू, यहाँ पे √2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, मतलब जेड का जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है -1/√2 आ रहा है, जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो -1/√2 आ रहा है। सो यहाँ पे अगर जेड का वैल्यू -1/√2 बैठा देते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन 1 अगर बैठा देंगे तो आप लोग बैठा के देख लीजिए, यहाँ पे जेड का वैल्यू बैठा देंगे माइनस प्लस हो जाएगा, उसी जगह माइनस हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा
1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, x का 1/√2, z का -1/√2, मतलब बी अनसेटिस्फाई कर रहा है, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम लोगों ने 5 सवाल किया वेबजी 2020 पेपर्स के। सो ये सवाल थॉरली आपको करनी है, मैं समझा रहा हूँ तो हो सकता है ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप इस सवाल को 1 मिनट के अंदर कर सके, इतना ज्यादा थॉरली आपको प्रैक्टिस करनी है। सो गुड लक।